आज की इस वीडियो से बेसिकली हम लोग चालू करने वाले हैं अपने एसईओ कोर्स को। ये पूरा कोर्स जो होगा इसकी प्लेलिस्ट बनेगी एंड इसी के साथ ही साथ प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड होते जाएंगे। ये हमारा आज का पहला वीडियो है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम एसईओ की डेफिनेशन, इवोल्यूशन ऑफ सर्च इंजन्स, गूगल के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ के बारे में, वेज ऑफ डूइंग एसईओ के बारे में एंड एसईओ बेसिकली किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है इसके बारे में बात कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा काइंड ऑफ रोड मैप देने की, बट आई प्रॉमिस आगे आने वाली वीडियोस को मैं जितना हो सकता है शॉर्टर रखूंगा। बट ये कोर्स इन डेप्थ होने वाला है, सो कुछ वीडियोस थोड़ी सी लेंदी बन सकती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अवर फुल फॉर्म। एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है? अगर आगे डीप डाइव नहीं करते हैं, सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स को पकड़ते हैं, सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं किसी एक चीज़ का। किसके लिए कर रहे हैं? सर्च इंजन के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम किसी ना किसी एक चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सर्च इंजन के लिए कर रहे हैं। अब सर्च इंजन हमारा क्या होता है? सर्च इंजन नॉर्मल, जैसे बहुत ही सिंपल टर्म्स है, गूगल, याहू, बिंग, जहाँ पर आप अपनी क्यूरीज को डालते हो एंड जब आप एंटर करते हो तो आप पहुँच जाते हो SERP पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, जहाँ पर आपको बहुत सारी लिस्टिंग्स दिखाई देती हैं। मैं करके दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक सेकेंड टैब ओपन करता हूँ क्रोम में एंड यहाँ पर मेरी क्यूरी ये है, मैं जानना चाहता हूँ कि सपोज व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरी क्यूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं डालता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले। जैसे पहला है ये मेलचिम्प का, दूसरा नील पटेल जी, और तीसरी हमारी इन्वेस्टोपीडिया की साइट आई है। ये हमारी जो लिस्टिंग आई है वेबसाइट्स की, ये हमारा क्या है? ये पूरा ये पेज क्या है? SERP है। ये SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो यहाँ पर एसईओ के अंदर होता क्या है, अभी हम उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये जो हमारा पहला पेज निकल कर आया है, जब हमने क्यूरी करी, जब हमने अपना कीवर्ड जो है यहाँ पर डाला, जो भी हमें जानना था, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा पहला पेज आया वो था हमारा SERP का, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हमें लिस्टिंग दिखाई देती है। ओके, वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ का करते हैं? सर्च इंजन तो मैंने आपको समझा दिया। तो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करते हैं अपनी वेबसाइट का। इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया है। दैट इज़ वाई दे आर रैंकिंग फॉर इट। ओके, सो अब हम लोग अगर थोड़ा डेफिनेशन को देखते हैं तो हमें और भी चीज़ें मालूम चलेंगी। तो एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज एम्ड एट improving a website's visibility and ranking in search engine result page. It involves optimizing various aspects of websites, its content and its online presence to increase its organic traffic, यानी कि नॉन पेड ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग, याहू, और भी सर्च इंजन्स हैं, वहाँ पर भी हम एसईओ की मदद से अपनी रैंकिंग को बेटर करते हैं। खैर, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला बेसिकली कि एसईओ क्या है? वो सेट ऑफ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें करनी होती हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अगर हम उसे सर्च इंजन पर रैंक करवाना चाहते हैं तो, सर्च इंजन पर उसकी विजिबिलिटी, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। सो एट द एंड एसईओ क्या है? एसईओ इज नथिंग बट ए सेट ऑफ practices are assigned to improve appearance and positioning and you can say visibility of our web pages in organic search result. In other words, non-paid traffic. हम यहाँ पे एड्स की बात नहीं कर रहे, ऑर्गेनिकली रैंकिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आगे भी दो चीज़ें लिख रखी हैं, उनको हम समझते हैं थोड़ा सा। The ultimate goal of SEO is to enhance websites' visibility to potential users who are actively searching for information, product or service related to what the website offers. By improving its search engine ranking, a website can attract more relevant and targeted traffic, leading to increased brand visibility, higher website traffic and potential conversion. अब suppose इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी एक वेबसाइट है या फिर आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर प्रोडक्ट क्या आपका, सर्विस क्या है? चलो आपकी सर्विस ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड कराते हो। तो आप क्या चाहोगे कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज़ मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आपका विजिटर हूँ आपकी साइट का, तो अगर मैं यहाँ पे आके क्यूरी लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर, इस क्यूरी के ऊपर रैंक हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनिकली रैंक करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इन्होंने ऐड चला रखे। देखो अपग्रेड ने ऐड चला रहे हैं, इस ऐड चला रखे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। इसने भी ऐड चला रखे हैं, सिंपली लर्न ने, एंड इन्होंने भी। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आए हैं। तो पहले तो गूगल की साइट है, देन है एक कॉलेज दुनिया की साइट, यूडेमी के कुछ कोर्सेज आए हैं, देखो निकल करके आईडी, ये सब ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। तो इन्होंने एसईओ कर रखी है। इनकी जो
इनका जो वेब पेज है बेसिकली वो एसईओ ऑप्टिमाइज है इस कीवर्ड के ऊपर। तो नाउ आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ गए होंगे कि एसईओ करना क्यों ज़रूरी है यार। अब हमारा यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो कहता है एसईओ encompasses a wide range of practices that involve around understanding how search engine work, what users are searching for, and how to align a website's content and structure to meet those user needs. It involves both technical and creative elements to optimize a website and improve its relevance, authority and user experience. बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसको, इस डेफिनेशन को भूल जाओ। मान लो देखो अभी राइट नाउ हम सबसे ज़्यादा कौन सा सर्च इंजन यूज़ करते हैं? गूगल को यूज़ करते हैं। एंड मेनली जब हम इस कोर्स में हम आगे बढ़ रहे होंगे ना, तो गूगल्स के ही टूल्स के बारे में मेनली हम लोग बात कर रहे होंगे। गूगल सर्च कंसोल के बारे में बात कर रहे होंगे, गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, गूगल ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बात कर रहे होंगे। क्यों? बिकॉज गूगल अभी राइट नाउ सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है, वहीं पर यूज़र्स हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को सबसे पहले तो मतलब ऐसा नहीं कि हम बिंग को भूल जाएंगे और जो अदर सर्च इंजन है उनके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन मेन है गूगल, इंपॉर्टेंट है गूगल, बिकॉज गूगल पर ट्रैफिक है। भाई गूगल से हमें ट्रैफिक मिल सकता है, तो हम गूगल के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर एसईओ का मतलब आप समझ लो कि आपको क्या करना है, गूगल की रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपने गूगल की रिकमेंडेशंस को फॉलो कर लिया देन आप रैंक कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने गूगल की बात करी तो नीचे वाली स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड निकलेंगे ऐसे वैसे। यहाँ पर हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ सर्च इंजन्स के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं एसईओ किन के लिए बेनिफिशियल है तो हम देख ही लेंगे, लेकिन अभी हम लोग इवोल्यूशन ऑफ सर्च इंजन्स की बात करते हैं। चलो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट क्या है कि इंटरनेट के अर्ली डेज में सर्च इंजन्स वर सिंपली एंड लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी। एग्जाम्पल इंक्लूड ARCI 1990 विच इंडेक्स FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल साइट्स एंड Gopher 1991 which organized text-based resources. The search engines relied on manual indexing and had basic keyword matching capability. देखो मैं इसको सिंपल करके अगेन आपको समझाता हूँ। इंटरनेट के अर्ली डेज़ में पहले सर्च इंजन्स नहीं हुआ करते थे। पहले जो चीज़ें हुआ करती थी वो होती थी वेब डायरेक्टरी। देखो मैं सेकंड पॉइंट यही है, वेब डायरेक्टरीज हुआ करती थी। वहाँ पर क्या होता था, वेब डायरेक्टरीज में क्या होता था कि वहाँ पर कैटेगरीज बनी होती थी काफ़ी सारी, एंड लोग वहाँ पर अपने टेक्स्ट बेस्ड रिसोर्सेज को अपलोड करते थे, ठीक है। कैटेगरीज होती थी, जैसे एजुकेशन की कैटेगरी हो गई, बिजनेस की कैटेगरी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग की तो पता नहीं उसमें होती होगी कि नहीं होती होगी, बट ऐसी कैटेगरीज होती थी मल्टीपल। एंड वहाँ पर ये टेक्स्ट बेस्ड रिसोर्सेज इन्हें कहा जाता था उस टाइम पे, तो मतलब वेबसाइट भी कह सकते हैं बट मेनली टेक्स्ट बेस्ड रिसोर्सेज कहा जाता था जो कि वहाँ पर होती थी। तो जैसे जैसे समय बदला, इंटरनेट इवॉल्व हुआ, देन गेम में आई हमारी सर्च इंजन्स। तो इस पूरे डेवलपमेंट के दौरान हुआ क्या, सबसे पहले इंटरनेट को वेब क्रॉलर्स इंट्रोड्यूस हुए। ये इनको हम स्पाइडर भी कह सकते हैं, बॉट्स भी कह सकते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस हुए, जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज़ किया इस चीज़ को पूरे। तो वेब क्रॉलर्स का काम क्या होता था, ये बॉट्स होते थे एक्चुअली, ठीक है, ऑटोमेटेड बॉट्स होते जो कि इंटरनेट पर घूम रहे होते थे कहीं भी, एंड क्या डिस्कवर कर रहे होते, नए नए पेजेस को डिस्कवर कर रहे होते थे जो कि हम जैसे जो बंदे हैं वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम याहू की बात करें वो तो गूगल से पहले था। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फाउंडेड इन 1994, प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन अर्ली इंटरनेट एरा। They organize the website into categories and subcategories, allowing users to browse through a hierarchy of topics. तो सबसे पहले तो याहू था, लेकिन फिर 10 साल बाद गेम एंट्री हुई बेसिकली गूगल की। राइट नाउ इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। एंड इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या देखा गूगल ने, ऐसा क्या किया जिसपे, मतलब ऐसा क्या वो चीज़ थी, फैक्टर था जिस पे गूगल ने ध्यान दिया एंड जिसकी वजह से गूगल आज गूगल है। ओके तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने लिखा है, डोमिनेंस ऑफ गूगल। तो सबसे पहले मैंने जहाँ इस पॉइंट पे लिखा है या इसके अंदर, वो सिंपली लिखा है कि गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था अपना पेज रैंक एल्गोरिदम, जिसने जो ये सर्च रिजल्ट का जो तरीका था ना, इसको रिवोल्यूशनाइज करके रख दिया था। मतलब इसमें क्या होता था, जो वेबसाइट की रैंकिंग होती थी वो आ रही होती थी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स के बेसिस पर। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं, वो ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, हम लोग आगे डिस्कवर करेंगे इस चीज़ को। बेसिकली बैकलिंक्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ आपको, तो यानी कि ये है कि सपोज़ ये मैंने क्वेरी करी थी ना, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये जो साइट मेरी ऊपर आ रही है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये सपोज़ मेलचिम्प की साइट है, तो मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो सपोज ये हो सकता है कि इस पेज का जो बैकलिंक है, इस पेज का जो पूरा लिंक है, मल्टीपल, ये जो पूरा लिंक है हमारा मल्टीपल वेबसाइट्स पे जो कि इंटरनेट पे मौजूद हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल्स में इसका लिंक दे रखा हो। तो पहले इसके बेसिस पर भी रैंकिंग होती थी, जो कि था हमारा एल्गोरिदम, आज भी है ये एल्गोरिदम, जो कि हमारा पेज रैंक एल्गोरिदम, जिसने ये जो तरीका था सर्च रिजल्ट का, इसको रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया, मतलब गजब। सो बैकलिंक के बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, बैकलिंक के बारे में भी आगे हम लोग बात कर रहे होंगे इस चीज़ की।
सो गूगल ने ऐसे कौन से फैक्टर पे फोकस किया जिसकी वजह से गूगल आज गूगल है? वो फैक्टर है रिलेवेंसी का। रिलेवेंसी मतलब मैंने जो क्यूरी करी, यूज़र ने जो क्यूरी करी, सपोज आपने जो क्यूरी करी, जो आपकी प्रॉब्लम है, उससे रिलेवेंट कंटेंट आपको दिखाना, उससे मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट आपको ला करके देना। एंड ये चीज़ कैसे अचीव हुई? थ्रू एन एल्गोरिदमिक एडवांसमेंट्स। गूगल ने कॉन्टीन्यूसली इन चीज़ों पर काम किया एंड बहुत सारे एल्गोरिदमिक अपडेट्स को ला करके प्रेजेंट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एल्गोरिदम अपडेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फ्लोरिडा अपडेट 2003 विच पेनलाइज वेबसाइट्स एम्प्लॉइंग मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। सो इसका मतलब ये है कि अब कोई वेबसाइट अगर कोई कुछ गलत करती है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव करती है, देन ये जो एल्गोरिदम है वो उसे पेनलाइज करेगा। ओके एंड उसके साथ साथ और भी एल्गोरिदम अपडेट्स है, जैसे कि पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड। पांडा क्या करता है? आपके क्वालिटी चेक करता है आपके कंटेंट की। पेंगुइन एल्गोरिदम क्या है? पेंगुइन एल्गोरिदम बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ को पकड़ता है, जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ब्लैक हैट एसईओ क्या है। एंड हमिंगबर्ड एल्गोरिदम क्या है? हमिंगबर्ड एल्गोरिदम बेसिकली रिलेवेंसी पे काम करता है कि आपकी कंटेंट की रिलेवेंसी आपकी यूज़र की क्यूरी से कितनी मैच करती है। ओके इस चीज़ के बारे में। सो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदमिक अपडेट्स आए जो कि गूगल ने ले करके आए, प्रेजेंट किए, एंड जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर पाया। एंड एट द एंड गोल यही था कि यूज़र को बेस्ट आउटपुट दूँ, यूज़र को बेस्ट रिजल्ट मिले। अब आगे चल करके तो आपको पता है कि इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट तो रहा नहीं, आगे चल करके इमेजेस, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो उसके हिसाब से भी फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो गए। अब उसके हिसाब से भी जो सर्च इंजन्स है वो सब इवॉल्व हुए। एंड इसके साथ ही साथ अब जो है पीसी और लैपटॉप के कंपैरिजन में स्मार्टफोन यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के टाइम में मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना आपकी वेबसाइट का वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना आपकी वेबसाइट का उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ ट्रैफिक आपका मोबाइल यूज़र से आने वाला है। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड हो। एंड आगे मैंने बेसिकली मशीन लर्निंग और एआई के बारे में थोड़ी सी लाइन लिख रखी है, जिसका मतलब आपको पता होगा, आप इतने स्मार्ट हो कि आज के टाइम पे जो हमारे सर्च इंजन्स हैं, हमारे मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं टू इन्हांस दी सर्च रिजल्ट। ये एल्गोरिदम्स अब यूज़र्स के बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं, उनके सर्च पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, पास्ट में जो उन्होंने सर्च किया उसके बेसिस पर रिजल्ट ला करके यूज़र के सामने रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल गूगल्स का ये रैंक ब्रेन जो एल्गोरिदम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है टू बेसिकली इंटरप्ट एंड लर्न फ्रॉम दीज कॉम्प्लेक्स सर्च क्यूरीज। अब इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो एसईओ की फाउंडेशन है वो हमेशा सेम रहती है। हमें क्या करना है? हमें बेसिकली गूगल की रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है एंड उसके हिसाब से ही एसईओ को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब गूगल जो सर्च इंजन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? अभी मैंने बात करी एल्गोरिदम्स के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो इसके अंदर भी दो चीज़ें निकल करके आती हैं। ओके मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सो दो चीज़ें हैं, वाह, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला है हमारा कोर एल्गोरिदम जो कि चेंज नहीं होता, एंड दूसरा है हमारा चेंजेस। अब मैंने चेंजेस क्यों लिखा है? क्योंकि ये चेंजेस हो रहे होते हैं डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर। ओके ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे। तो गूगल किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा वो है एल्गोरिदम बेस्ड है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं इसके अंदर भी, कोर एल्गोरिदम एंड चेंजेस। तो यहाँ पर कोर एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि जो कि हमेशा सेम रहती है। यानी कि एक सिंपल सी चीज़, अगर आप अपना कंटेंट हाई क्वालिटी का रखोगे तो ऑब्वियसली वो रैंक करेगा, ऑब्वियसली उसकी रैंक करने की जो पॉसिबिलिटी वो हायर रहेगी। ये बेसिकली कोर चीज़ें हैं कुछ। एंड दूसरी चीज़ ये है चेंजेस के बारे में मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम जो है, कुछ एल्गोरिदम ऐसे हैं, कुछ अपडेट्स आती रहती हैं जो कि डेली बेसिस पर होती है, मंथली बेसिस पर होती है, वीकली बेसिस पर होती है। उतनी बड़ी चेंजेस नहीं होते ये, बट बड़े चेंजेस जब आते हैं तो वो आपको पता चल जाते हैं, वो आपको पता करना पड़ता है बेसिकली। वैसे अपने अपनी पता चलती, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से हो सकता है फिर अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़े। तो यहाँ पर आप क्या एक चीज़ समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो वर्क कैसे करता है। अगर हम ये चीज़ समझिए कि किस बेसिस पर वो वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, तो हम एसईओ बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो हमें पूरा एक्चुअली मतलब गेम समझ में आ जाएगा कि एसईओ गेम एक्चुअल में है क्या। सो हमें गूगल के एल्गोरिदम को समझना है एंड कि गूगल का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, तो हम एसईओ को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इन माई टर्म्स हमें बेसिकली गूगल की रिकमेंडेशन एंड गूगल का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, अगर हम ये चीज़ें समझ जाएँ तो हमारे लिए एसईओ करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके तो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। ठीक है, दो चीज़ें अलग हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ और वेज ऑफ डूइंग एसईओ। वेज का मतलब हो गया तरीका, किस तरीके से आप एसईओ करते हो। आप वाइट हैट वे में एसईओ करते हो या ब्लैक हैट वे में एसईओ करते हो, ये चीज़। एंड कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो वो आगे निकल करके आते हैं, जिसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। तो चलते थोड़ा सा जूम करते हैं।
सो यहाँ पे लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव वेबसाइट्स विजिबिलिटी एंड सर्च इंजन रैंकिंग। यहाँ पे एलैबोरेशन है इसकी थोड़ी सी। ओके, पहला है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिफर्स टू दी ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस टू इम्प्रूव देयर विजिबिलिटी एंड रिलेवेंस टू सर्च इंजन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग बेसिकली जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट होता है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। सिंपल। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज ये इन डेप्थ वीडियो नहीं है। हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में बात कर रहे होंगे इन डेप्थली। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली हम लोग लिंक बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उन फैक्टर्स को देख रहे होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के बाहर से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और विजिबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सारे फैक्टर आपकी वेबसाइट पर ही लागू नहीं होते। जैसे वेबसाइट मैंने जो कोई भी मतलब बनाई, सपोज यही वेबसाइट है मैंने ली, तो ये वेबसाइट का हमारा कंटेंट है। इसको मैंने किसी तरह किसी कीवर्ड रिसर्च करके इसे उस कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज़ किया होगा, पूरा उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग इस पूरे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया होगा ताकि सर्च इंजन एंड यूज़र दोनों ही समझ पाए। यूज़र के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो एंड सर्च इंजन को भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगे। तो ये तो हमारा पार्ट था ऑन पेज ऐसे होगा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जैसे सपोज ये हेडिंग डाली है, ये किस तरीके से डाली है, आगे हम लोग बात कर रहे होंगे इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पे देखो मैंने इंटरनल लिंकिंग करी है। अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कहीं दूसरे पेज पर इसी वेबसाइट के दूसरे किसी ब्लॉग पर या पोस्ट पर मैं पहुँच जाऊँगा। सो ये चीज़ एंड इसके साथ ही साथ मैंने जो भी चीज़ें कर रखी है, जैसे हेडिंग, यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज का इस्तेमाल किया है, बहुत ही इंटरेक्टिव। तो ये सब हमारा पार्ट है ऑन पेज ऐसे होगा जो कि हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं, वेबसाइट के कंटेंट में करते हैं। ये हमारा पार्ट है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का। उसके बाद हम लोग अगर बात करें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का, तो ये क्या होता है कि इसमें हम वेबसाइट के बाहर से काम कर रहे होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को देख रहे होते हैं जो कि वेबसाइट के बाहर से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग, विजिबिलिटी, अपीयरेंस को इफेक्ट करते हैं एंड इसको इंप्रूव करने की हम कोशिश करते हैं। जिसके अंदर मेनली हम लोग बात करते हैं लिंक बिल्डिंग की, बैकलिंक क्रिएशन की। सो आगे हम बात करते हैं अपने टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ का मतलब टेक्निकल, देखो टेक्निकल का इसलिए इसमें वर्ड पड़ा है क्योंकि इसमें हम कंटेंट से कुछ भी रिलेटेड नहीं करते। हम अपने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन इस पार्ट के अंदर नहीं करते हैं। हम लोग इसके अंदर हम लोग सारे अपनी वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग अपनी वेबसाइट पे देख रहे होते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट लगा है कि नहीं लगा है, रोबोट टीएक्सटी कैसी है, 404 पेजेस मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, रिडायरेक्शन कैसी है, ठीक है, रिडायरेक्शन से रिलेटेड मतलब कोई इशूज़ तो नहीं है, कैनोनिकल रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इन फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, देखो टेक्निकल एसईओ इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सेबिलिटी एंड ओवरऑल सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस। सो टेक्निकल एसईओ के अंदर हम उन सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे रहे होते हैं जिनकी मदद से हम अपने जो आने वाले हमारे क्रॉलर्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर आएंगे उनको हेल्प कर सकें इंडेक्सिंग में, क्रॉलेबिलिटी में, ठीक है, ताकि उन्हें कोई इशू तो ना आए हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने में। बहुत ईजीली वो क्रॉल कर लें एंड इंडेक्स कर लें अपने डेटाबेस में हमारी वेबसाइट के पेजेस को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग आगे बात कर रहे होंगे। अब इसी के साथ ही साथ मैंने एक चौथा फैक्टर यहाँ पे ऐड किया है, यूज़र एक्सपीरियंस। क्यों ऐड किया है? क्योंकि देखो आज के टाइम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आप अभी जाते हो टाइप्स ऑफ एसईओ लिखते हो तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर दिखाई देंगी, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। लेकिन मैं अलग से ऐड करके बता रहा हूँ यूज़र एक्सपीरियंस को, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भाई यूज़र एक्सपीरियंस से आपकी रैंकिंग अफेक्ट होती है, भले ही डायरेक्टली ना हो। इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर बट इट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एंड इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस पर काम करते हो, आप यूज़र को पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा पाते हो, देन ये आपकी रैंकिंग ऐसे इंप्रूव करता है कि लोग आपको सिर्फ एक वेबसाइट की तरह नहीं दिखते, आपको एक एज ए ब्रांड देखते हैं, ठीक है। अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस फैक्टर के ऊपर काम किया तो ठीक है, लोग आपको एज ए ब्रांड देखते हैं। एंड लोग अगर आपको एज ए ब्रांड कंसीडर करते हैं तो वो और भी लोगों को बताएंगे इसके बारे में कि मैं वहाँ पे गया, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, दिस वन मोर थिंग यूज़र कॉल्ड यूज़र एक्सपीरियंस। एंड अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूज़र एक्सपीरियंस इज़ नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर बट इट इनडायरेक्टली impacts your search engine performance and by providing a positive user experience including easy navigation, clear call to action buttons, fast page loading। ये देखो फास्ट पेज लोडिंग टाइम, मैंने कि आपकी वेबसाइट कितने सेकंड्स में लोड हो जाती है, ये भी एक यूज़र एक्सपीरियंस का पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यू कैन एनकरेज विजिटर्स टू स्टे लॉन्गर ऑन योर साइट रिड्यूसिंग बाउंस रेट्स। एंड बाउंस रेट्स क्या होता है इनके बारे में बात करेंगे, डेवल टाइम के बारे में बात करेंगे एंड इंप्रूविंग इंगेजमेंट मैट्रिक्स। सो आपको एक और फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया यूज़र एक्सपीरियंस का, जिसके ऊपर भी आप काम करोगे
जब आप अपने एक एसईओ स्ट्रैटेजी बनाओगे अपनी वेबसाइट के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब बात करते हैं वेज ऑफ डूइंग एसईओ की। देखो, हर एक काम में कुछ तरीके होते हैं, कुछ ब्लैक तरीके होते हैं, कुछ वाइट तरीके होते हैं, तो यहाँ पर भी है। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब क्या है? अनएथिकल एसईओ, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस। इसके अंदर देखो क्या होता है कि आप सपोज़ कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ गलत करो, मतलब गलत तरीके से बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हो। अब इसमें होता है क्या है, बिल्कुल हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करेगी। एक ना एक दिन गूगल का एल्गोरिथम उसे पकड़ लेगा एंड पेनलाइज कर देगा आपको, आपकी वेबसाइट को, तो आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज से बाहर हो जाओगे। दैट इज़ वाई मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ टैक्टिक्स को अप्लाई करो। ब्लैक हैट एसईओ के अंदर बेसिकली लोग क्या कर रहे होते हैं, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे होते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट उठाते हैं, ठीक है, हिडन टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं। हम इस चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। लिंक स्पैमिंग करते हैं, लिंक फॉर्मिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, बेसिकली जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, एंड वो रैंक हो भी जाती है कई केसेस में, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इन द लॉन्गर रन आप कभी भी एक ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते विद द यूज़ ऑफ ब्लैक हैट एसईओ। सो हम लोग क्या करेंगे, वाइट हैट एसईओ करेंगे। वाइट हैट एसईओ के अंदर सारे हम एसईओ के जो लीगल टैक्टिक्स है, जो गूगल की रिकमेंडेशन हम उनको फॉलो करेंगे। हम वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे जिसके अगेंस्ट है बिल्कुल गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं। अगर उनके अगेंस्ट है कोई चीज़ तो हम उनको अप्लाई नहीं करेंगे रैंकिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, वाइट हैट एसईओ रिफर्स टू एथिकल एंड legitimate practices that focus on optimizing a website and its content to improve search engine ranking while following search engine guidelines। search engine यहाँ पे guidelines देखिए, बट मैं ऐसे गूगल की गाइडलाइन कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज गूगल राइट नाउ मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, एंड हम लोग सबसे पहले तो फोकस गूगल पे ही करेंगे। these techniques prioritize user experience, quality content and long term sustainable strategies, जो कि मैंने अभी पीछे बात करी इसके बारे में। वाइट हैट एसईओ के पार्ट्स क्या है, जिसके अंदर आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हो, क्वालिटी कंटेंट लिख रहे होते हो, रिलेवेंट इंटरनल लिंक्स बना रहे होते हो, साइट मैप सबमिशन करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कीवर्ड्स के बारे में, बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स इन एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर रिलेवेंट टू योर कंटेंट ऑफ ए वेब पेज और वेबसाइट। These are the terms that user enter into search engine when looking for information, product or service related to a particular topic। कीवर्ड्स इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ नहीं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपके वेब पेज के कंटेंट को, जो कि आपकी सर्विसेज को, जो कि आपके प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब सपोज़ आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराते हो, सपोज़ आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, तो लोग आके सर्च इंजन पर क्या लिखेंगे, एसईओ स्पेशलिस्ट, ये आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ ही साथ एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, सपोज़ आप डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स प्रोवाइड कराते हो, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो लोगों को, तो आपके लिए कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, कीवर्ड्स के बारे में अगर हम गूगल भी कर लें तो यही चीज़ निकल कर के आएगी। जैसे मैंने अगर गूगल किया है तो यहाँ पे देखो बताया, योर एसईओ कीवर्ड्स आर कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर वेब कंटेंट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू फाइंड योर साइट वाया सर्च इंजन। ए वेबसाइट दैट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज एज इट पोटेंशियल विजिटर्स पेज विद कीवर्ड्स फॉर एसईओ दैट हेल्प कनेक्ट सर्चेस टू योर साइट। ये इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सिंपल टर्म्स यही बात कही जा रही है कि ये फ्रेजेस, ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस जो कि आपके प्रोडक्ट, जो कि आपकी सर्विसेज, जो कि आपकी वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट को डिफाइन करते हैं, ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। अब जैसे मैंने अगर ये जानने के लिए ये भी लिखा ना कीवर्ड्स इन एसईओ, तो ये भी एक कीवर्ड है अपने आप में। ओके, अब सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज़ आपकी एसईओ की सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हो, तो लोग क्या लिखेंगे, एसईओ सर्विसेज। तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने ऐड चला रखे हैं इन कीवर्ड्स पर, तभी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, एंड उसके बाद हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे फाइवर की वेबसाइट आई है, मेन स्ट्रीट होस्ट की वेबसाइट आई है, वेब एक्सपेक्ट्स की आई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज एसईओ कंपनी, देखो बहुत सारे, और देखो मैप भी आए यहाँ पे नियर बाय में जो भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स भी SERP पर आए हैं। अब कीवर्ड्स के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में इन डेप्थ बात कर रहे होंगे। कीवर्ड्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पर वापस से, और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आगे लिखी हुई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कीवर्ड्स प्ले क्रूशियल रोल in SEO because search engine uses them to understand the content and relevance of web pages. By optimizing a website's content with relevant keywords, search engines can better match the website to user search queries, increasing its chance of appearing in the search engine result page.
देखो आप अपने कंटेंट को, आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को जितना अच्छे से, जितना बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड रखोगे, वो उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ा देगा, आपकी वेबसाइट के, आपके पेज के कंटेंट के चांसेस बढ़ा देगा SERP में दिखने के, SERP में विजिबल होने के। यही रीज़न है कि SEO में पूरे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, SEO की स्ट्रैटेजी, उसके अंदर जो कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल पे करता है। कीवर्ड रिसर्च करना, आपको एक कीवर्ड की थीम निकालनी होती है एंड उसके बेसिस पर फिर आप अपने पेजेस को, जिस पे आपने कंटेंट लिखा है, उनको आप ऑप्टिमाइज़ करते हो। And this is basically a part of on-page SEO. So at the end, keywords are nothing but specific words or phrases and sentence, you can say that defines your service, your product and your content on your website. Now I hope कि आपको keywords के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपने इस लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस पार्ट के, जो कि है हमारा SEO is beneficial for। SEO किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? देखो SEO का कुछ फ़ायदा तो होगा, SEO किस फील्ड में या किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने। तो पहला तो हमारा वेबसाइट ओनर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है हमारा SEO। हो सकता है, क्या होता है। अब वेबसाइट ओनर्स में देखो सब चीज़ें आ जाती हैं, ब्लॉगर्स आ जाते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स आ जाते हैं और भी कई सारे लोग। देखो सपोज़ आप अगर एक ब्लॉगर हो तो उसके में अंदर आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपकी रैंकिंग नहीं होगी, आपके ब्लॉग की रैंकिंग नहीं होगी तो आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा तो आप अर्न भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आपके पास साइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक होगा तभी आप एक अच्छा खासा ऐड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एंड जस्ट सपोज अभी मैंने बात करी है ब्लॉगर्स के बारे में सिर्फ, अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की तो इसके अंदर क्या होता है कि लोग कंटेंट लिखते हैं एंड कंटेंट के बीच में अपने एफिलिएट लिंक को प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी वजह से होता क्या है कि जब अगर उनकी साइट SEO ऑप्टिमाइज है तो भर भर के ट्रैफिक आएगा एंड ट्रैफिक आएगा तो लोग उनके ब्लॉग्स को पढ़ेंगे तो लोग उस लिंक को भी देखेंगे एंड उस लिंक्स को विजिट करेंगे, जो कि बेसिकली एफिलिएट लिंक है उनकी। तो फिर होगा क्या, वो कहीं पहुँचेंगे एंड उन प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे जिसके ऊपर उन्हें कुछ कमीशंस मिलेंगी। और इसी के साथ ही साथ SEO जो है वो बिजनेस के लिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कोई भी एक नया बिजनेस है जो कि अभी ओपन हुआ है, अब शुरुआत में उसे लीड चाहिए तो शुरुआत में वो क्या करेगा, एड्स के पीछे भागेगा, एड्स चलाएगा। लेकिन अगर वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एक ब्रांड बिल्ड करना चाहता है तो वो SEO करेगा, वो SEO को भी साथ में लेकर के चलेगा, अपने वेबसाइट को, कंटेंट को जो भी है ऑप्टिमाइज़ करेगा सर्च इंजन्स के लिए, ताकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद उसे ऑर्गेनिक रैंकिंग ही इतनी मिलेगी, ऑर्गेनिक वे से इतना ट्रैफिक मिल जाएगा कि उसका काफ़ी सारा जो पैसा है जो कि ऐड पे स्पेंड होने वाला था वो फिर इन फ्यूचर बच जाएगा। शुरुआत में अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो आपको जाना पड़ सकता है एड्स के पीछे, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म में एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो आपको SEO करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में भी कोर्सेज लिखता हूँ, देखो ऊपर तो कुछ स्पॉन्सर्स आएंगे, ठीक है, ये स्पॉन्सर्स इन्होंने ऐड चला रखे हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर, अपनी ऐड कॉपी लिखी हुई है। अब नीचे आते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे SERP पे ही कुछ ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स भी हैं। अब सपोज़ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड कराते हो एंड आप यहाँ कहीं रैंक कर रहे हो SERP पर, सोचो आपको कितना ट्रैफिक मिल सकता है एंड उन ट्रैफिक में से आपको कितनी कन्वर्जन्स मिल सकती है एंड आप कितना अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अगर आपने एक रियल बिजनेस बिल्ड कर दिया तो। वेल SEO को लेकिन टाइम लगता है। SEO में मेन, इसे प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, ये तो है चीज़ जो मौजूद है भाई। SEO एक दिन का गेम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है आपको बिल्कुल लगे 1 साल लग जाए, 1.5 ईयर्स लग जाए, बट एट सम पॉइंट अगर आप इस चीज़ों को सही ढंग से करोगे एंड मेनली मैंने बात करी गूगल के रिकमेंडेशंस को फॉलो करोगे, गूगल ने जो कहा है वो करोगे, देन डेफिनेटली फिर आप गूगल पर रैंक कर सकते हो। तो पहला हमारा था ब्लॉगर्स के लिए, एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, दूसरा है हमारा बिजनेस एंड ई-कॉमर्स के लिए, अगेन तीसरी वही बात थी कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड और भी फॉर्मेट में जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो। एंड अगर आपकी वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइज्ड है, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज है, देन वहाँ से भी आप बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन कर सकते हो एंड वाइडर ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। SEO और किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, यूज़र्स के लिए एंड सर्चर्स के लिए। सपोज़ आपको कुछ भी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो तो आप गूगल करते हो, तो गूगल क्या करता है, आपको आपके मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट से आपको मिलवाता है। तो ये जो काम होता है ना, ये आपकी भी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ यार कि आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिले। मैं जो चाहता हूँ मुझे वही आउटपुट मिले एंड मैं सेटिस्फाई हूँ। एंड जो गूगल है उसका भी अभी राइट नाउ जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसको मैं अगर कहूँ तो वो यही है कि यूज़र की क्यूरी को सेटिस्फाई करना, यूज़र की जो नीड है उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सॉल्व करना। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SEO कोर्स फॉर फ्री, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे देखो मुझे फ्री SEO कोर्स लिख कर क्या है, स्पॉन्सर्ड है ये तो, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट भी। अब यहीं पे मैं सिर्फ फ्री हटा देता, यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्लियर नहीं है,
एसईओ कोर्स लिखता तो फिर डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं मेरे पास। यूडेमी के देखो ऊपर आए, यहाँ पे HubSpot का फिर से आया, यहाँ पे कुछ वीडियोस आई, ठीक है। तो यूज़र की क्यूरी के हिसाब से उसे मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट ना करके प्रोवाइड कराना, ये है गूगल की फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड यही चीज़ आपको भी समझनी है कि आपका यूज़र क्या सर्च कर सकता है एंड उसके ही मोस्ट रिलेवेंट रखना है आपको अपने कंटेंट को। यही रीज़न है कि आपका जो कंटेंट है फिर जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी रैंकिंग के लिए। एंड जब आप रैंक करने लगोगे तो आपको वो ट्रैफिक मिलेगा। अब इसी के साथ ही साथ जब आप अपने कंटेंट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हो तो ये वेब क्रॉलर्स के लिए, उन क्रॉलर्स के लिए जो गूगल के बॉट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित रहता है, ताकि वो आपके कंटेंट को समझ पाए। बेसिकली वो जो क्रॉलर्स हैं वो आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि हम बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। जब एसईओ की बात करते हैं हम तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे भी आगे, जिन पर हम फोकस कर रहे होते हैं। एंड उन फैक्टर्स पर काम करके हमारा दो जो होता है मेन टारगेट होता है कि यार यूज़र को मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे हम एंड उसकी क्यूरी को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही साथ जो वेब क्रॉलर्स हैं, जो कि गूगल के क्रॉलर्स हैं, जो गूगल के बॉट्स हैं, उनको हम समझा पाएंगे कि ये हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है, हमारी वेबसाइट किस बारे में है, हम क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र को ही दिमाग में रख के नहीं चलना है, हमें गूगल के बॉट्स को भी समझना, गूगल के एल्गोरिदम को भी समझना है। क्योंकि एट दी एंड हमें गूगल की रिकमेंडेशन को जब हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, हम दो चीज़ें कर रहे होंगे। एक तो यूज़र की क्यूरी को सॉल्व कर रहे होंगे, यूज़र की जो प्रॉब्लम है उसकी नीड है जो उसको फुलफ़िल कर रहे होंगे। इसी के साथ ही साथ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है कि गूगल के जो बॉट हैं उनको भी हम मदद कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट को समझने में, ताकि गूगल का बॉट भी खुद समझ पाए कि ये वेबसाइट अच्छा इस सर्विस से रिलेटेड है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इस निश में है ये वेबसाइट। ओके, तो जब हम सर्च इंजन्स को भी अपनी बात समझा पाएंगे तो अच्छे तरीके से हम अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने अपीयरेंस को बढ़ा पाएंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। और किन लोगों के लिए ये जो एसईओ है वो बेनिफिशियल होता है? लोकल बिजनेसेस के लिए, जितनी भी आपके एरिया में बिज़नेस, अगर सपोज़ कोई नया बिज़नेस ओपन हुआ है दैन उनके लिए भी ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है अगर वो ऑनलाइन जाने की सोच रहे हैं तो। अब इसी के साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पीसी और लैपटॉप यूज़र्स के कंपैरिजन में आज के टाइम पर मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा हैं। तो एसईओ में हम जब एसईओ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट का तो एक फैक्टर आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस का, ठीक है, मोबाइल यूजेबिलिटी का। तो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज एक मेजर पोर्शन ऑफ अवर ट्रैफिक आने वाला है मोबाइल यूज़र्स से। डेट इज़ वाई मैंने यहाँ पे ये पॉइंट इंगेज किया है, डेट इज़ वाई मैंने ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा है, विद द इंक्रीज in use of mobile devices, mobile SEO ensures that websites are mobile friendly and optimized for mobile search result. This benefit users who predominantly use a smartphone or tablet for their online searches, improving their browsing experience and providing them with mobile optimized content. आप खुद भी मोबाइल में बहुत सारे सर्चेस करते होगे गूगल पर, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करते होगे। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ लोगों के पास स्मार्टफोन है, इसीलिए हमें ये इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है, जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो मोबाइल में भी ढंग से खुले, वो मोबाइल के लिए भी बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड हो, ताकि हम मोबाइल से आने वाले जो हमारे यूज़र्स हैं उनका जो ट्रैफिक है उसको लूज़ ना कर दें। एंड मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये 3 चीज़ें आप नोट कर लो कि एसईओ यार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, ब्लॉगर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, इन सब चीज़ों के लिए। एंड दूसरा है कि बिजनेसेस के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए और भी जितने भी बिजनेस हैं उनके लिए, और इसके साथ ही साथ खुद अपने आप में सर्च इंजन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आई होप आपको जो ये वाला फैक्टर है वो समझ में आ गया होगा। तो भाई हम लोगों ने बात कर ली ये सभी फैक्टर्स की। अब एट दी एंड हम लोग फटाफट से थोड़ा सा समराइजेशन देख लेते हैं हमारी इस पूरी बोर्ड का। जूम कर लेता हूँ। पहला हमने बात करी थी डेफिनेशन ऑफ एसईओ, तो इसके अंदर हमने बात करी थी कि एसईओ की बेसिक डेफिनेशन क्या है। एसईओ कुछ नहीं है, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, सेट ऑफ टेक्निक्स है, सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको हम करते हैं ताकि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में एसईआरपी में हमारी जो वेबसाइट की विजिबिलिटी है और रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। एंड आगे चल करके हमने देखा था कि अल्टीमेट गोल क्या होता है एसईओ का, यही होता है कि वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना है एंड वेबसाइट की अपीयरेंस को इम्प्रूव करना हमारे एसईआरपी पे। एसईआरपी क्या था हमने बात करी थी, जैसे कोई कुछ भी हम क्यूरी करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट इज़ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे सीख रहे होंगे। तो ये मेरी क्यूरी थी एंड क्यूरी करने के बाद जो मेरे पास ये पहला पेज खोला, ये पूरा ये सब जहाँ पे लिस्टिंग दिखाई दी, नील पटेल जी की वेबसाइट आई, ब्रेज एज की आई, बैकलिंको की आई, समरेश की आई, तो ये सब ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स है। तो ये जो मुझे दिखा, ये दिखा मुझे एसईआरपी पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ओके,
वापस आते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी एवोल्यूशन की बात करी सर्च इंजन्स की, एंड थोड़ी हिस्ट्री की बात करी, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहले हमारी वेब डायरेक्टरीज़ हुआ करती थी, जहाँ पर जो है जो टेक्स्ट बेस्ड रिसोर्सेज थे, जिनको भी हम आज वेबसाइट कहते हैं, पहले भी मतलब वेबसाइट कहते थे कुछ लोग, लेकिन मेनली टेक्स्ट बेस्ड रिसोर्सेज कहलाते थे ये, बिकॉज ज़्यादा इनमें इमेजेस वीडियोज़ इस्तेमाल नहीं होती थी। एंड ये जो चीज़ें थी ये कैटेगरी वाइज स्टोर की जाती थी वेब डायरेक्टरीज़ में। वेब डायरेक्टरीज़ के अंदर कई सारी निशेज़ होती थी, ये वेब डायरेक्टरीज़ है, यहाँ पे कई सारी निशेज़ होती थी, एजुकेशन की नीश, बिजनेस की नीश, ठीक है, और भी बहुत सारी निशेज़ होती थी। तो इनके अंदर टेक्स्ट बेस्ड रिसोर्सेज होते थे। आगे चल के फिर क्या हुआ, एल्गोरिदमिक एडवांसमेंट्स हुई, कई सारी एडवांसमेंट हुई, इवोल्यूशन आया, एंड फिर इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ वेब क्रॉलर से, जो कि क्या करते थे, नई नई वेबसाइट जो कि अपलोड की जा रही थी, जो कि आ रही थी इंटरनेट पर, उनको ढूंढती थी एंड उन्हें क्रॉल करती थी, उनके वेब पेजेस को इंडेक्स करती थी अपने डेटाबेस। फिर उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करी गूगल की। देखो आज गूगल इतना पॉपुलर, एंड ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पर गूगल ने ध्यान दिया एंड बाकी सर्च इंजन ने नहीं दिया, जिसकी वजह से गूगल आज गूगल है, उसके बारे में बात करी थी हमने। वो थी यूज़र की क्यूरी को सेटिस्फाई करना एंड यूज़र को मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट ला करके देना। एंड उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी डोमिनेंस ऑफ गूगल की, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि कैसे गूगल ने कई सारे एल्गोरिथमिक एडवांसमेंट लाए एंड ला करके प्रेजेंट किए, जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया इस सर्च इंजन के वे को, सर्च रिजल्ट्स के वे को। गूगल ने फोकस किया कैसे रिलेवेंसी को, गूगल ने फोकस किया रिलेवेंसी फैक्टर पर एंड डिलीवरिंग दी एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने थोड़े कुछ कंपोनेंट्स की बात करी एसईओ की, एंड तरीके के बारे में भी बात करी कि वेज ऑफ डूइंग एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड वाइट हैट एसईओ, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी कि ब्लैक हैट एसईओ एथिकल नहीं है, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस आती हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें रैंकिंग मिल जाए गूगल पर SERP पर, बट आफ्टर दी सम पीरियड ऑफ टाइम हमें जो गूगल का एल्गोरिदम है वो हमें कैच कर लेगा एंड हमें पेनलाइज कर देगा, जिसके बाद हम लोग SERP से बाहर हो जाएंगे, एंड हो सकता है कुछ पेनल्टीज ऐसी भी हों जिसकी वजह से फिर हम आगे कभी रैंक ना कर पाए। फिर हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा उन इश्यूज़ को। एंड अदर वे है जो कि हम लोग इस प्लेलिस्ट में देखेंगे, हमारी आने वाली वीडियोस में हम लोग सीख रहे होंगे, वो है हमारी वाइट हैट एसईओ। ठीक है, वाइट हैट एसईओ पूरी तरीके से एथिकल है, इसमें लेजिटिमेट प्रैक्टिसेस आती हैं जिस पर हम फोकस करते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं अपनी विजिबिलिटी को। और हमने कंपोनेंट्स की जब बात करी तो उनके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, एंड चौथा कंपोनेंट मैंने अपने से ऐड किया। पहला कंपोनेंट था हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एंड और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के कंटेंट पर फोकस करते हैं। एंड दूसरा था हमारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग उन फैक्टर्स पर फोकस करते हैं जो कि वेबसाइट के बाहर से हमारी वेबसाइट पे इफेक्ट डाल रही होती हैं, ठीक है, जो मैटर करती हैं हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, जैसे बैकलिंक, ओके, बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग, ये आता है मेनली ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने बात करी टेक्निकल एसईओ के बारे में, जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट के हमारे जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये जो ताला आपको दिख रहा है ना, ये आता है ड्यू टू, ये है हमारा SSL सर्टिफिकेट की वजह से आता है, ये सिक्योर सॉकेट लेयर, ये है लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल पे भी है अवेलेबल या नहीं है। ओके, इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने बात करी थी फिर यूज़र एक्सपीरियंस की। मैं पेन कहाँ गया मेरा, हाँ, यूज़र एक्सपीरियंस की बात करी थी हम लोगों ने। तो यूज़र एक्सपीरियंस में मैंने बात करी थी कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, एंड उसका जितना भी यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर जितने भी फैक्टर्स आते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इसके अंदर नेविगेशन आता है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी वेबसाइट का पेज स्पीड टाइम कितना है, वो कितनी देरी में लोड होती है। ओके, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं यूज़र एक्सपीरियंस में, एंड अगर ये आपका इम्प्रूव होगा तो आपको इन सभी फैक्टर्स के साथ ही साथ आपको यूज़र एक्सपीरियंस पर भी फोकस करना है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म में अपने आप को एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो। सो आई होप इस सेक्शन में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी यार।